हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 12 नवंबर और शुरू करते हैं प्लीज स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज श्री कनक दास, महर्षि वाल्मीकि, मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी को लेकर है। दरअसल इनकी जयंती थी कल और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि इनके प्रति व्यक्त की। तो ये हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी अक्सर हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछती है। अगर हम कनक दास की बात करें तो ये हरिदास सेंट ऑफ फिलोसोफर थे और ये अपने कर्नाटक म्यूजिक कंपोजर के रूप में जाने जाते थे। इनके साथ साथ ये पोएट, रिफॉर्मर और म्यूजिशियन भी थे। महर्षि वाल्मीकि आपको पता है कि ऑथर ऑफ रामायण थे। इन्हें आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। आदि कवि मतलब द फर्स्ट पोएट। इसके बाद अबुल कलाम आजाद, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे। इसके साथ साथ ये हमारे फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। तो इसीलिए 11 नवंबर को इनके जयंती के रूप में हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। जीवत राम भगवान दास कृपलानी, ये भी फ्रीडम फाइटर थे और 1947 में जब पावर ट्रांसफर हुआ था, जब इंडिया ने अपनी सॉवरेंटी ले ली थी ब्रिटिश से, तब जो पावर ट्रांसफर हुआ था तब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये बेसिक फैक्ट हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली सिटीजन परसेप्शन सर्वे को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल 9 नवंबर से 23 नवंबर तक हमारे देश में सिटीजन परसेप्शन सर्वे होने जा रहा है। तो सिटीजन परसेप्शन सर्वे होता क्या है? दरअसल जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करती है। तो इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो 30% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिटीजन परसेप्शन सर्वे का होता है। 30% क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी जाती है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन, मोबिलिटी, सेफ्टी, रिक्रिएशन देखा जाता है। और 15% इकोनॉमिक एबिलिटी देखी जाती है, जिसमें आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हो अपनी सिटी में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देखते हो। और 20% सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, जिसमें आप इन्वायरमेंट को कैसे कवर किया गया है, ग्रीन स्पेस बिल्डिंग कैसी है, एनर्जी कंजम्पशन कैसा है सिटी का, उसकी रेजिलियंस कैसी है। और इस 30% वेटेज सिटीजन परसेप्शन सर्वे को मिला है। तो इस सर्वे में होता क्या है कि जो सिटी के जो रेसिडेंट होते हैं उनसे एक सवाल जवाब होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपकी सिटी में पानी कैसे मिलता है, पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, आपके रोजगार की अवेलेबिलिटी कैसी है, आपके सैनिटेशन, आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है आपकी सिटी में। तो सिटीजन से राय बनाई जाती है पर्टिकुलर सिटी में ईज ऑफ लाइफ कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो इसीलिए आपको जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो अपने सिटीजन को बोलती है कि इस सर्वे में पार्टिसिपेट करिए और अपनी सिटी के बारे में अच्छा अच्छा बताइए। हालांकि होता कुछ नहीं अच्छा बताने के लिए। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये दो इंडेक्स जारी करती है ताकि अब हमारी सिटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता चल सके और हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करना उसके बारे में पता हो। अगर सिटीजन परसेप्शन सर्वे की बात करें तो पहली बार 2020 में हुआ था। 30% वेटेज रखता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। अब सीपीएस को कंडक्ट कौन कराता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये एक थिंक टैंक है और साथ ही साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिटीजन परसेप्शन सर्वे कंडक्ट कौन कराता है, किसके अंडर में कंडक्ट होता है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंडर में, पर इसको कंडक्ट कराते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए सिटीजन परसेप्शन सर्वे को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज डिजी लॉकर को लेकर है। क्यों ये न्यूज में है? दरअसल अब जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसको अब डिजी लॉकर के साथ लिंक किया जा रहा है। इसका मतलब कि जो आपका आयुष्मान भारत से रिलेटेड जो भी डाटा है, आपका जो हेल्थ डाटा है, वो अब डिजी लॉकर में भी सेव हो सकेगा। तो होगा क्या कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होगा आपका एक, वो डिजी लॉकर से आप एक्सेस कर सकते हैं, आपका डॉक्टर भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी डिजी लॉकर क्या है? ये क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट स्टोरेज है। आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपके 10th-12th की मार्कशीट, आपकी कॉलेज की मार्कशीट, आपका वैक्सीनेशन, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट, वो इस डिजी लॉकर में ई फॉर्मेट के रूप में सेव रख सकते हैं। इसे लॉन्च किसने किया था? 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब इसके साथ साथ आपका हेल्थ लॉकर भी होगा। हेल्थ लॉकर में आपका जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होगा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होगी, लैब रिपोर्ट होगी, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरीज होंगी, वो सब भी इसमें सेव हो सकेंगी ताकि आपको बार बार किसी लैब टेस्ट में गुजरना ना पड़े। आप कहीं भी जाइए, किसी डॉक्टर से मिलिए तो आप अपनी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री बता सकते हो, उनका शेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, एबीडीएम के बारे में, तो ये 2021 में लॉन्च हुआ था। ये एक टाइप का डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल्स है। मतलब जो आपका हमारा हेल्थ सिस्टम उसको डिजिटाइज किया गया था ताकि डॉक्टर्स आपका जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है वो आपको डिजिटली वो एक्सेस कर सके। तो इन दो स्कीम को गवर्नमेंट के हमें याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। आगे न्यूज़ हमारी अमेंडमेंट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर है। दरअसल एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने अब अलाउ कर दिया है कि जो भी हमारे एक्सपोर्टर जो इम्पोर्टर होंगे वो अपना इन्वॉइसिंग, अपना जो सेटलमेंट होगा लास्ट, वो रुपी डोमिनेशन में कर सकते हैं। पहले होता क्या था कि जो हमारे एक्सपोर्टर थे, जो एक्सपोर्ट करते थे, तो उनको एक स्कीम मिली हुई थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। इसके तहत होता क्या था कि आपको जो भी ड्यूटी भरना पड़ती थी वो आपको वापस कर दी जाती। पर ये ड्यूटी आपको तभी वापस की जाती थी जब आपका जो पेमेंट हुआ हो
वो यूएस डॉलर में हुआ हो, ब्रिटिश पाउंड में हुआ हो, जैसे फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज होती हैं जो, उनमें हुआ तभी जाके आपको इस ड्यूटी को वापस से मिलती थी आपको। पर अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि अब आप एक्सपोर्ट करिए, इम्पोर्ट करिए, और इस स्कीम के तहत आपको पैसा वापस मिल जाएंगे। अगर आपने रुपये में भी ट्रेड किया है तो आपको यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड पर रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे होगा क्या, एक तो जो हमारा डॉलर की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी देश में, ठीक है, तो रुपये की स्टेबिलिटी हो जाएगी, इससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इनडायरेक्टली इससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये में भी हेल्प मिलेगी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो ट्रेड होता है ग्लोबल ट्रेड, उसमें 88% डॉलर से होता है और रुपये से मात्र 1.7% होता है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना हम डॉलर पर रिलाई करेंगे उतना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, उतना हमारे रुपये में प्रेशर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमें कॉस्ट देनी होगी ऑयल को इम्पोर्ट करने में। तो ये बेटर तरीका है इसको रुपये के स्लाइड को कम करने के लिए और रुपये को स्टेबल करने के लिए। जितना ज़्यादा हम जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो हम रुपये में कर पाए, तो आरबीआई दूसरे भी मेजर लेती है रुपये को इंटरनेशनलाइज करने में, जैसे कि करेंसी स्वेप एग्रीमेंट करती है दूसरे विभिन्न सेंट्रल बैंक के साथ में। क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग्स होती है इंडियन रुपये में, हम बोरोइंग देते हैं इंडियन रुपये में, बोरोइंग लेते हैं इंडियन रुपये में। एंड आरबीआई फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड सेटलमेंट इन द रुपी, हम रशिया के साथ में कुछ ट्रेड कर रहे हैं वो रुपये में कर रहे हैं, हम ईरान के साथ में कुछ ट्रेड कर रहे हैं वो भी रुपीस में कर रहे हैं। तो ये सब मेजर्स हो गए हमारे रुपये को और ज्यादा इंटरनेशनलाइज करने का, ताकि हमारे रुपये पर से जो डॉलर का जो बहुत प्रेशर है वो कम हो जाए, डॉलर की डिमांड होगी वो जितनी कम होगी, रुपये का अप्रिशिएशन उतना ज्यादा होगा। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ हमारी मिलेट को लेकर है। दरअसल एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, इसने एक एक्शन प्लान बनाया जिसके तहत हम मिलेट का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि अभी हम जितना टोटल मिलेट प्रोडक्शन करते हैं उसका सिर्फ 1% ही हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जबकि इसका स्कोप, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर हम मिलेट को ज्यादा ग्रो करेंगे तो उससे हमारे प्लेनेट को, हमारे फार्मर्स को, हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि प्लेनेट का देखें, हम अर्थ की बात करें तो इससे अर्थ पे कम दबाव होगा, क्योंकि जल्दी ग्रो होता है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कम होती है, इसको मिनिमम फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है, कम वाटर में, कम न्यूट्रिएंट्स में ये ग्रो हो जाता है। अगर फार्मर्स की बात करें तो आपको पता है हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत हद तक रेन फेड है, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो कई बार हमें हीट वेव्स का सामना करना पड़ता है, ड्रॉट का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए मिलेट जैसे रेन फेड क्रॉप को ग्रो करना आसान है, लेस वाटर के साथ में, जो हीट को भी बियर कर सकती है, ड्रॉट को बियर कर सकती है, तो ये काफी हद तक पेस्ट और डिजीज को भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसका यील्डिंग भी अच्छी है, इसे हम फूड के रूप में, फीड के रूप में, फॉडर के रूप में, ब्रूइंग के रूप में, बायोफ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है फार्मर्स के लिए। अगर ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो इसके में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद में ये डाइटरी फाइबर्स इसमें हाई होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब डायबिटीज वालों को अच्छा है, ये ग्लूटेन फ्री है, इसमें प्रोटीन, विटामिन बी पाया जाता है। तो इसके कई फायदे हैं ह्यूमन हेल्थ को लेकर, इसलिए मिलेट को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना भी आवश्यक है, ताकि हमारे फार्मर्स और ह्यूमन हेल्थ दोनों को फायदा हो और साथ ही इकोनॉमी फायदा हो, अगर हम ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सपोर्ट कर सके। तो अगर हम एक्शन प्लान की बात करें तो जो भी तीन हमारी इंडियन मिशन हैं, जो हमारी एम्बेसडरीज होती हैं बाहर, देश के बाहर, वो हमारे इंडियन मिलेट की ब्रांडिंग में हेल्प करेंगी, ताकि एक पोटेंशियल बायर्स, एक पोटेंशियल मार्केट क्रिएट करा जा सके इंडियन मिलेट का। और जो हमारे जितने भी फॉरेन एम्बेसीज, जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं हमारे देश में फॉरेन के, उन्हें बताया जाएगा कि मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को, ताकि वो अपने देश में और उसको प्रमोट कर सकें। मिलेट प्रमोशनल एक्टिविटीज होंगी, जैसे फूड शोज करा दिया, बायर सेलर्स मीट करा दी, इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल्स में इंडियन मिलेट को प्रमोट किया जाएगा। 2023 में गल्फ फूड होगा, और एक 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत मिलेट को और जो भी हमारे मिलेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे उनको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे प्रमोट करना है, उसका पूरा एक होलिस्टिक प्लान बनाया जाएगा। तो ये पूरे एक्शन प्लान है कि कैसे हम और ज्यादा मिलेट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को लेकर है। दरअसल जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो एनडीसी का जो टारगेट है उसको लगभग अचीव कर लेगा, और ज्यादा अचीव भी कर लेगा। जो हमारा पेरिस डील का जो टारगेट कि जितना भी हमारा टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से, वो एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना हो, क्योंकि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अभी तक हमने कितना ज्यादा टेम्परेचर अचीव कर लिया है, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म हुआ है, और हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का। और इसी को ट्रैक करता है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर किसने बनाया है? ये दो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया है, और ये 2009 से अपनी रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी कंट्रीज अपने टारगेट में लेग कर रही है, और क्या स्टेप की आवश्यकता है, कितना और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो हमारा जो एनडीसी था, नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन, वो कितना था? 2070 तक हमें नेट जीरो टारगेट करना था, मतलब 2070 तक हम बिल्कुल कार्बन का जो एमिशन है उसका जो एटलीस्ट नेट जीरो कर देंगे।
उसके अलावा जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी थी उसको कम कितना करना है, 45% से कम करना बाय 2030, ताकि 2005 के लेवल को अचीव किया जाए। और जो 50% हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ से होगा, रिन्यूएबल एनर्जी से होगा बाय 2030। तो ये हमारे 3 टारगेट थे जिसको हम लगभग मीट कर लेंगे। तो यूपीएससी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में पूछ सकती है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।